हाँ गए आप। स्वागत है हमारे चैनल के अंदर। आज की कहानी है एक 14 साल की मासूम लड़की की और उसका घरेलू सहायक, दोनों की हत्या। सालों की जांच, दर्जनों कहानियां और अंतहीन सवाल। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, बल्कि विश्वास, रिश्ते और इंसानियत के टूटने की है। नोएडा के सेक्टर 25 में स्थित जलवायु अपार्टमेंट मकान नंबर L32 में 15 मई 2008 की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह घर राजेश तलवार और नुपुर तलवार का था। राजेश अपने निजी क्लिनिक के साथ साथ 14 अस्पताल में भी काम करते थे। उनकी एक लौती बेटी आरुषि तलवार जो 14 साल की थी। परिवार के साथ साथ एक नौकर भी रहता था जिसका नाम हेमराज था और जो नेपाल का निवासी था। 15 मई की सुबह सब कुछ सामान्य लग रहा था। आरुषि रोज की तरह सुबह 6 बजे उठी, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी। हेमराज उसके लिए नाश्ता बना रहा था और उसकी माँ नुपुर आरुषि को तैयार होने में मदद कर रही थी। आरुषि बहुत ही खुश थी क्योंकि अगले दिन यानी कि 16 मई को स्कूल में गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी। सुबह स्कूल जाने के बाद राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों भी अपने काम पर चले गए। शाम को सभी घर लौटे और सभी अपने पूरे दिनचर्या की चर्चा करने में व्यस्त हो गए थे। हम बात करते हैं 16 मई 2008 सुबह की। घर की नौकरानी भारती मंडल घर पे आके डोरबेल बजाती है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। भारती ने सोचा कि शायद घंटी सुनाई ना दी हो, तो उसने दूसरी बार घंटी बजाई, फिर भी सन्नाटा। कुछ देर बाद घर की मालकिन नुपुर तलवार ने अंदर से दरवाजा खोला। राजेश तलवार अपने बेडरूम से बाहर आए। उनकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखी स्कॉच विस्की की खाली बोतल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि बोतल पर खून के धब्बे थे और यह देखकर उनके माथे पे चिंता की लकीर उभर आई। राजेश तलवार आरुषि के कमरे की ओर बढ़े। राजेश ने जैसे ही दरवाजा खोला और उसने अंदर का नजारा देखा तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई। राजेश चीखते हुए कमरे के अंदर भागे तो बिस्तर पर उनकी एक लौती बेटी आरुषि खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी गर्दन पर गहरे घाव के निशान थे और कमरे में हर तरफ खून के धब्बे थे। राजेश की चीख सुनकर नुपुर तलवार भी कमरे की तरफ दौड़ती हुई आई और अपनी बेटी की ऐसी हालत देख के वो भी सुन्न हो गई। और उनकी नौकरानी भारती तेजी से अड़ोस पड़ोस वालों को बुलाने लगी। कुछ ही देर में पड़ोसी और अन्य लोग तलवार परिवार के घर में जमा होने लगे। पुलिस को फोन किया गया और थोड़ी देर में ही मौके पे पुलिस पहुंच गई। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए तो वहां का नजारा देखते ही वो चौंक गए थे। लिविंग रूम में करीब 15 लोग खड़े थे। पुलिस वालों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तलवार दंपति से सवाल शुरू किए। राजेश तलवार ने सीधा ही कह दिया कि हमारी बेटी की हत्या हेमराज ने की है, जो हमारे घर का नौकर था और वो अभी यहाँ नहीं है, फरार हो चुका है। उसे अभी के अभी पकड़ा जाए। पुलिस ने जल्दबाजी में हेमराज को मुख्य आरोपी मानते हुए उस पर 20,000 रुपए का इनाम जाहिर कर दिया। साथ ही पुलिस की एक टीम हेमराज की तलाश में नेपाल उसके गांव रवाना हो चुकी थी। पुलिस ने आरुषि के शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। करीब 1 बजे पोस्टमार्टम के बाद शव को वापस घर लाया गया। आरुषि के अंतिम संस्कार पांसी के श्मशान घाट में कर दिए गए। अंतिम संस्कार से पहले घर में इतनी सारी भीड़ हो चुकी थी कि क्राइम सीन पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। पुलिस की लापरवाही भी सामने आई। ना तो उन्होंने घटना स्थल को सुरक्षित रखा और ना ही सही तरीके से सबूत इकट्ठे किए। विशेषज्ञों का यह दावा था कि 19% सबूत इसी लापरवाही के कारण नष्ट हो चुके थे। 17 मई 2008 राजेश तलवार और नुपुर तलवार अपनी बेटी आरुषि की अंतिम संस्कार की रस्म को पूरी करने के लिए हरिद्वार के लिए निकल गए। लेकिन इसी बीच उनके घर में पुलिस जांच जारी थी। सुबह करीब 10:30 बजे छत के दरवाजे का ताला तोड़ा गया। जैसे ही पुलिस की टीम छत पर पहुंची तो वहां का दृश्य देखते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। छत के एक कोने में खून से लथपथ एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई थी। वह व्यक्ति एक मजदूर जैसा दिख रहा था। गले पर कट का गहरा निशान था, ठीक वैसे ही जैसे आरुषि के गले पर था।
राजेश तलवार के भाई को बुलाया गया और उन्होंने इस लाश को देखा, लेकिन इस लाश को पहचानने में वो असमर्थ रहे। हरिद्वार गए राजेश और नुपुर को भी तुरंत वापस बुलाया गया और राजेश तलवार ने भी इस लाश को देखा और सिर हिलाते हुए कहा कि मैं यकीन से नहीं कह सकता कि ये कौन है। कुछ घंटे बाद हेमराज के कुछ दोस्तों को बुलाया गया और उसके दोस्त ने उसको पहली नजर में ही पहचान ली कि यह लाश हेमराज की है। यह सुनते ही पुलिस दल में सनसनी फैल गई। जिस हेमराज को पुलिस अब तक आरुषि का हत्यारा मानकर ढूंढ रही थी, उसकी लाश तो छत पर थी। अब तक की कहानी उलझ चुकी थी। पुलिस दो हिस्सों में बढ़ चुकी थी। एक टीम ने शक की सुई तलवार दंपति पर घुमाई। उनका मानना था कि हत्या घर वालों में से ही किसी ने की है। दूसरी टीम ने जांच का रुख हेमराज के पुराने दोस्त की ओर मोड़ा। शक विष्णु शर्मा पर गया, जो पहले तलवार फैमिली में काम करता था, लेकिन कुछ समय पहले ही उसे नौकरी से निकालकर हेमराज को वहां रखा गया था। पूछताछ के दौरान सच सामने आया। हत्या वाली रात विष्णु भारत में नहीं था, वह नेपाल में था। अब तक जिन पर शक था वे निर्दोष साबित हो चुके थे। पुलिस की जांच ने एक अचानक नया मोड़ ले लिया था। जब मीडिया ने अपने रिपोर्टिंग में आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार पर शक जताना शुरू किया, तब पुलिस ने भी अपना शक उसी दिशा पर मोड़ लिया। तलवार दंपति को पहली बार पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया और उसके बाद उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। पुलिस के आईजी गुरुदर्शन सिंह ने मीडिया के सामने जो कहानी रखी, उसने हर किसी को झंझोर के रख दिया। पूछताछ में हमें यह जानकारी मिली कि डॉक्टर राजेंद्र तलवार का अपनी साथी डॉक्टर अनीता दुरानी के साथ अफेयर था। इस बात की जानकारी आरुषि को उसके दोस्त अनमोल ने दी थी। इस पर आरुषि ने अपने पिता से कई सारे सवाल किए और जिसके कारण घर का माहौल बिगड़ गया था। पुलिस के मुताबिक पिताजी की ऐसी हरकत के कारण आरुषि अपने आप को अकेला महसूस करने लगी और घर में काम करने वाले हेमराज के करीब आ गई। राजेश रात को जब अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने आरुषि के कमरे के दरवाजे को थोड़ा खुला पाया। जब उन्होंने अंदर झांका और जो दृश्य देखा, उससे वो क्रोधित हो चुके थे। राजेश का गुस्सा उफान पर था। उन्होंने बिना सोचे समझे हेमराज पर हमला कर दिया। हेमराज को खींचते हुए छत पे ले जाया गया और उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया और अपनी सर्जिकल ब्लेड से उसका गला काट दिया गया। और शराब के नशे में डूबे हुए राजेश आरुषि के कमरे में जाता है और उसके बाद उसी ब्लेड से अपनी बेटी की हत्या कर देता है। पुलिस की इस कहानी पर भारी विवाद खड़ा हो गया। मीडिया और जनता ने इसे चरित्र हनन का मामला बताया। आलोचनाओं से गिरने के बाद पुलिस ने अपनी कहानी बदल दी। इस बार उन्होंने कहा आरुषि को अपने पिता के अफेयर की जानकारी थी और इसीलिए आरुषि अपने पिता को ब्लैकमेल कर रही थी और राजेश ने गुस्से में आकर अपनी बेटी को मार दिया। और अब हेमराज ने सारी घटना देख ली तो उसको भी खत्म कर दिया। पुलिस ने यह भी बताया कि राजेश ने सबूत मिटाने के लिए अपनी पत्नी नुपुर का भी सहयोग लिया। आरुषि हेमराज हत्याकांड की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। पुलिस पे सवाल उठने लगे थे और मीडिया हर पल इस केस की बारीकी से निगरानी कर रही थी। और इसी दबाव के कारण केस सीबीआई को सौंप दिया गया। जैसे सीबीआई ने केस अपने हाथ में लिया तो उसने जांच का रुख ही बदल दिया। जांच शुरू हुई तो टीम ने नए संदर्भों पर ध्यान दिया। कृष्ण थापा जो डॉक्टर राजेंद्र के वहां क्लिनिक पर काम करता था और वो शक के दायरे में था। राजेश तलवार के क्लिनिक पर कृष्णा ने कोई गलती कर दी थी और इसी कारण से राजेश ने उसको बहुत ही डांटा था। कन्हैया, अच्छा ये क्या है? हाँ जी सर। क्या है ये? इतने साल से क्या सीखा तूने? एक कांच ठीक तरह से बना नहीं सकता तू? ढंग से काम नहीं करना, नौकरी छोड़ दे। सीबीआई ने शक के आधार पर कृष्णा को हिरासत में ले लिया। जब टीम ने उसके कमरे की तलाशी ली तो वहां से कुछ अजीब चीजें मिली। एक तकिए का कवर जिन पे खून के धब्बे थे, एक ट्राउजर जिन पर भी खून के निशान थे। जांचकर्ताओं की धड़कनें तेज हो गई थी। कृष्णा को दिल्ली के हॉस्पिटल में ले जाया गया जहां उसका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया गया। कृष्णा का नार्को टेस्ट किया गया और इस दौरान उसने एक नया नाम लिया, राजकुमार। राजकुमार जो तलवार फैमिली के दोस्त थे, उसके वहां नौकर का काम करता था और अचानक ये भी इस कहानी का हिस्सा बन गया। सीबीआई ने भी राजकुमार को हिरासत में ले लिया। उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट
ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट किया गया। तीसरा नाम सामने आया विजय मंडल उर्फ शंभू। विजय मंडल आरुषि के पड़ोसी के घर में काम करता था। पुलिस ने उसको भी हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी। सीबीआई ने अब अपनी जांच का रुख तीनों नौकरों की तरफ कर दिया था, जिसमें राजकुमार, विजय मंडल और कृष्णा थे। नार्को टेस्ट के दरमियान राजकुमार ने बताया, राजकुमार और विजय मंडल आरुषि के कमरे में गए। राजकुमार ने आरुषि के साथ कुछ गलत हरकतें की और आरुषि ने उसका विरोध किया और इस पर विजय मंडल ने गुस्से में आरुषि के सिर पर जोर से वार कर दिया। फिर राजकुमार ने कुकरी से उसका गला काट दिया। उन लोगों ने हेमराज को भी छत पे ले जाकर उसकी हत्या कर दी। सीबीआई को लगता था कि अब वो असली कातिल के करीब है, लेकिन जब गवाहों का बयान आया, कृष्णा के मकान मालिक के जाली ने कहा कि हत्या की रात कृष्णा मेरे घर पे था। विजय मंडल के मालिक पुनीत टंडन ने कहा कि 15 मई की रात शंभू मेरे घर पर ही था। राजकुमार की मालकिन वो थी अनीता दुरानी। उन्होंने भी यही कहा कि उस रात राजकुमार हमारे घर पर ही था, कहीं बाहर नहीं गया। इन सारे बयानों के बाद जांच की सुई फिर से उलझ गई। अपराधी साबित न होने के कारण राजेश तलवार को 50 दिन के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। सितंबर 2008 में सीबीआई की पहली टीम को इस केस से हटाया गया। जिन तीनों नौकरों को प्राइम सस्पेक्ट माना जा रहा था, उन्हें सबूतों की कमी के कारण रिहा कर दिया गया। सीबीआई की नई टीम एसपी नीलम किशोर के नेतृत्व में फिर से जांच के मैदान में उतरी। पहली पूछताछ की गई पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से। डॉक्टर सुनील दोहरा ने कहा, पोस्टमार्टम के दरमियान हमें पता चला कि आरुषि के प्राइवेट पार्ट्स को हत्या के बाद साफ किया गया है। हेमराज के शरीर पर कुछ ऐसे निशान थे जो संकेत देते हैं कि उसकी मौत से पहले उसके साथ यौन शोषण हुआ हो सकता है। डॉक्टर ने यह बात मान ली कि हम पर दबाव था कि आरुषि के साथ रेप या यौन शोषण हुआ है, उस बात की जानकारी न दी जाए। जांच का एक नया मोड़ तब आया जब आरुषि के सिर पर जो वार किया गया था उसका विश्लेषण किया गया। सीबीआई ने यह दावा किया कि चोट गोल्फ क्लब से की गई है। राजेश तलवार के घर में से गोल्फ क्लब के पूरे सेट को बरामद किया गया। जांचकर्ताओं ने पाया कि एक गोल्फ स्टिक को हाल ही में साफ किया गया है। 18-19 मई 2010 को राजेश तलवार की फिर से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद भी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया और उसके बाद सीबीआई ने अदालत में क्लोज रिपोर्ट फाइल कर दी। रिपोर्ट में लिखा गया, हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। हालांकि शक के दायरे में राजेश और नुपुर तलवार आज भी है। 12 अक्टूबर 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहते हुए तलवार दंपति को रिहा कर दिया कि सीबीआई अपनी जांच को सही दिशा में नहीं ले जा सकी। तो यह केस था 14 साल की मासूम लड़की आरुषि और हेमराज के बारे में, जो आज भी अनसुलझा है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल में आते रहना। थैंक यू।